हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम सब कवर कर चुके हैं 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, उसके बाद इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस है। अच्छा, पर्टिकुलरली जेई मेंस और एडवांस पे फोकस है लेक्चर आपका। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन भी लिए मेंस के, एडवांस के। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ा हुआ है। हमने देखा था ये ग्राफ ऐसे है, ये 1,0 से पास होता है ग्राफ। अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, लॉग एक्स की टू द बेस ए, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो x होगा इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, और जो ये बेस a है इट विल बी पॉजिटिव बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये 1 नहीं हो सकता कभी। तो इस कंडीशन को देखते हुए अब मेरे यहां पे जो इक्वेशन दी हुई है उस पर आप ध्यान दो। उस पर आप ध्यान दोगे तो यहां पे देखो, यहां पे दो जगह आपको क्या दिया हुआ, मोड दिया हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है। तो मॉड्यूलस फंक्शन में तो कह रहा है x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और लॉग यहां पे डिफाइंड होगा। सेम हेयर, इधर यहां पे x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो पॉजिटिव आ जाएगी मॉड्यूलस की वजह से, तो लॉग मेरा डिफाइंड ही होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली जरा अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी ना, जो जो यूज होगा मैं आपको याद दिला दूंगा। लॉग a ऑफ m प्लस लॉग a ऑफ n, क्या थी वो प्रॉपर्टी? लॉग टू द बेस a m इंटू n, ये पढ़ा था हमने। तो यहां पे log a प्लस log b दिया हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हो log m प्लस log n टू द बेस a दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log 2 मॉड में x माइनस 1 और x माइनस 2 मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। ये भी मोड में, ये भी मोड में, तो एक कॉमन मोड में लिख दिया, एक ही बात है। अब यहां पे कह रहे हैं दोनों इक्वेशन, भाई ये इक्वेशन इक्वल होगी क्या? LHS RHS के इक्वल होगा क्या? तभी पॉसिबल है जब ये वाला लॉग डिफाइंड हो। ये तो डिफाइंड है, मॉड्यूलस की वजह से इसका प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको अगर सॉल्व करूंगा ना तो x माइनस 1 x माइनस 2 ही आ रहा है, तो इक्वेशन तो इक्वल है। सिर्फ यहां पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने इस वाले केस को देखते हुए क्या कंसिडर किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। इसके फैक्टर किए x माइनस 1 और x माइनस 2, आ गए ना सेम फैक्टर। मतलब देखा जाए तो log टू द बेस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 है, यहां पे log टू द बेस 2 मोड में x माइनस 1 x माइनस 2 है। अगर मैं इसको देख लूं कि ये कहां पे डिफाइंड है, तो उस वैल्यूज पे ये इक्वेशन वैलिड है। इसमें अब अगर हम बात करें, इनइक्वालिटी भी हमने पढ़ी थी, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि आप जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 दो फैक्टर्स है, तो एक मैंने यहां पे 1 रख दी वैल्यू, एक 2 रख दी नंबर लाइन पे। अच्छा, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो गए क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल टू तो है नहीं। तो हमने क्या किया, जब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी में आपको याद है क्या था, क्या रिलेशन आता है? आउटसाइड द इंटरवल लेते हैं नंबर लाइन पे। अच्छा, या तो वैल्यूज को वेरीफाई करके देखो या फिर रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर लो। रिजल्ट आपको याद करवाया था समझाने के बाद। ठीक है, तो आप यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कंसिडर करोगे पॉजिटिव इनइक्वालिटी के लिए, ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी के लिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन इंटरवल ले लिया, यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो आपसे x की वैल्यू पूछी थी, आपकी x की वैल्यू ये होगी, इस रेंज में होगी। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू लो इस इंटरवल में से, इस इंटरवल में से, ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, इक्वेशन वैलिड है और इस पे ही ये वाला लॉग डिफाइंड है। इस पे तो कोई भी वैल्यू ले लेते, वैल्यू आपकी वैलिड ही रहेगी। ठीक है, लेकिन हमें वो वैल्यू लेनी है जो कॉमनली दोनों पे सेटिस्फाई करे, इक्वेशन को वेरीफाई करे। क्लियर हुआ? ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती है तो आउटसाइड द इंटरवल लेते हैं वैल्यूज को, लेस देन की इनइक्वालिटी होती है तो विद इन द इंटरवल। पढ़ा हुआ हमने ये। ठीक, देखे और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन के दो क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी लॉग की यूज होगी। वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जो हमने लेक्चर पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन में, जब लॉगरिथमिक फंक्शन हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। प्रॉपर्टीज को आज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस में। देखो यहां पर इन दो को अगर मैं देखूं, आपसे कह रहा है इसकी a की वैल्यू बताओ। a एक इक्वेशन फॉर्म में दी हुई है।
अच्छा 2 log अगर मैं देख रहा हूं तो टू बेस 3 दिया हुआ है, टू द बेस 3, 1 log टू द बेस 2 दिया हुआ है। तो देखो जब log सेम बेस में होते हैं, जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं यहां पे लिख दूंगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, log mn, पहली प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड। log m प्लस log n, अगर बेस सेम है तो log m इंटू n हो जाता है। अच्छा बीच में अगर माइनस होगा तो डिवाइड हो जाती है वैल्यू। फिर क्या पढ़ा हमने, log ये जैसे बेस a है तो m की पावर अगर b है तो क्या होता है, ये b आगे आ जाता है ना, ये सब पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया और हमारा क्वेश्चन इतनी जगह में आराम से समझ आ जाएगा हमें। अब यहां पे देखो log a प्लस, मतलब इसको log m टू द बेस a, log n टू द बेस a, ये प्रॉपर्टी लगा दूं, हम क्या लिखेंगे, हमने यहां पे बेस a लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 3/4, बहुत ही इजीली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इधर अगर मैं देखूं, ये बेस 2 को तो अभी 2 रहने दो, 64 को आप 2⁻6 लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, log 3, ठीक है, log 3 टू द बेस 3, यहां पे 6 आगे आ गया, log 2 टू द बेस 2। अब एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है, यहां पे लिख रहे हैं हम log a का अगर मैं देख रहा हूं टू द बेस a, ये हमेशा 1 होता है, कंडीशनली log डिफाइंड होना चाहिए और a जो होता है यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और 1 नहीं हो सकती है वैल्यू कभी, ठीक है। जब ये बेस और जिसका आप log देख रहे हो अगर वो सेम है तो आंसर 1 होता है। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए ये तो हो गया 1, यहां पे 6 टाइम्स ये भी 1 हो जाएगा, ओवरऑल a की वैल्यू 7 आ गई, ये वाले a की वैल्यू। क्लियर हुआ, जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है मैंने लिख दी, इनको प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पे रख लेना, थ्रू आउट 11th 12th आपकी ये बीच बीच में जहां पे log दिखेगा ये प्रॉपर्टीज यूज होगी, ठीक है। चलो अब इसमें जो यूज हो रहा है b वाला, जो मुझे वैल्यू निकालनी है b पार्ट में, इसमें जो यूज हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है, ऐसे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कंडीशन आती है, a log a ऑफ x, अगर मैं देखूं, कह रहे ये x होता है भाई, ये पढ़ा है मैंने, जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हुई थी तो हमने ये देखा था। अगर मैं देख रहा हूं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में मैंने क्या करा, log टू द सेम बेस लिया log का भी, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, a एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल करके x लिख सकते हो आप, मतलब कैंसिल कभी करके मत दिखाना, वर्ड ही यूज कर रहा हूं मैं, बाकी कॉन्सेप्ट आप बोलोगे कि ये एक दूसरे को इनवर्स होते हैं फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो वैल्यू x होगी, ये डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने डिराइव किया, ठीक है। उसके बाद अब देखना जरा ध्यान से, a log ऑफ बेस m b और b log सेम बेस a, ये इक्वल होते हैं बच्चों दोनों, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो ना तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, एक बार आपको समझा देता हूं फिर उसे इरेज कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रफ में बात करते हैं, जैसे ये a log mb है, ठीक है, यहाँ पे b log ma है, कभी भी जैसे ऐसे पावर में log या एक्सपोनेंशियल कुछ दिखता है ना, हम log लगा देते हैं दोनों तरफ। मैंने क्या किया, log अप्लाई कर दिया, मैंने log अप्लाई किया दोनों तरफ, ठीक है, ये लो इधर log अप्लाई कर दिया और इधर भी log अप्लाई कर दिया। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, देखो यहां पे पढ़ा था ना कि log m रेज़ टू पावर b है तो b आगे आ जाता है, तो इसमें ना देखो log a ये पूरी पावर है, पावर आगे आ जाएगी, log बेस m b का देखा, इनटू में क्या बचा log a, यहां पे क्या आ रहा है log m a आगे आ गया और ये बचा log b। क्लियर, ठीक है। अब अगर आप कभी भी देखोगे ना ये m और n को, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, log n अपॉन में log m। ये सब प्रॉपर्टीज है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन की, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं log आपका बीच बीच में यूज होता रहता है। कैलकुलस जब आप पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक उसमें बार बार आएगा, तो ये प्रॉपर्टीज वहां भी यूज होगी।
तो log n टू द बेस m ले रहा हूं तो log n ऊपर log m नीचे, ये भी एक log की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log b टू द बेस m, log b ऊपर log m नीचे, ठीक है। यहां पे log a है, यहां पे क्या आएगा log a ऊपर log m नीचे, और log b तो पड़ा हुआ है। जरा दोनों का LHS RHS देखना, log b log a log b एक ही बात है, log m सेम आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों चीजें इक्वल होती है, वहां पे मैंने लिख दी, उसका प्रूफ दे दिया, ठीक है। आपने नोट करना नोट कर लेना, मैं अभी इरेज कर रहा हूं इसको, आप पॉज करके नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज नीड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए था बस ये। और अब यहां पर ओहो एल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसको हम एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, a log ऑफ x टू द बेस a। जब ये दोनों सेम है, a और यहां पे a सेम है, तो आंसर क्या होगा x। यहां पे x की वैल्यू क्या दिख रही है 5, खत्म। अच्छा ये दोनों, ये देखो ना, a log m b, फिर क्या b log m a, सेम ही तो है दोनों, ये दोनों सेम ही तो है। ये माइनस में प्लस में है भाई, ये 0 आ गया, तो b की वैल्यू 5। तो प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी यूज हुई मैंने यहां पे लिख दी, वहां पे 3 प्रॉपर्टीज लिख दी, यहां पे 3 प्रॉपर्टीज है आपके सामने, ठीक है। इसमें तो फिर वर्किंग करनी पड़ी, उसमें तो कुछ वर्किंग ही नहीं थी, वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है हमें। और देखते हैं आगे, और देखते हैं। हाँ, अब लॉगरिथमिक फंक्शन इनइक्वालिटी में आ गया, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पीछे वाले तो बहुत सिंपल थे, ये आपको थोड़ा ध्यान से और समझना पड़ेगा। इसमें ना मैं लॉग का, आपको मैंने ये बताया था कि ये ग्राफ बनता है, ये कब बनता है जरा बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, यहां पे x ग्रेटर देन 0, यहां पे कह रहा है a ग्रेटर देन 0 बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये ना जनरल डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन की। अच्छा लॉग का ना एक सब केस भी होता है, एक सब केस क्या होता है, ऐसे यहां पे भी कह रहे हैं ग्राफ log ax का ही है। log ax कहने का मतलब होता है कि log x का है टू द बेस a, ये मतलब होता है। इसमें भी x ग्रेटर देन 0 ही होगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली ना देखो 0 से वैल्यू बड़ी तो होगी, 0 से वैल्यू बड़ी तो होगी, लेकिन इसमें क्या होगा 0 से 1 के बीच में होती है वैल्यू। ये ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा, कब बनेगा, जब 0 से 1 के बीच में होती है वैल्यू। अच्छा दोनों मैंने क्यों बताए, क्योंकि देखो इसमें ना दोनों अलग अलग बेसिस है, एक बार बेस 3 है एक बार बेस 2 है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। ये ग्राफ कब बन रहा है, पर्टिकुलरली 0 से ज्यादा तो है, पर ये पर्टिकुलरली जब वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। और जब वैल्यू हाफ आ गई, हाफ, तो वो 0 और 1 के बीच में आ गई ना, तो ग्राफ ये बनेगा। अच्छा दोनों ग्राफ में हम क्या इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इंक्रीजिंग कैसे पता चलता है कि आप अपने पेन को ना लेफ्ट साइड में रखो, मतलब ग्राफ के बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखो, लेफ्ट तो ही है, और उसको चलाना शुरू करो, देखो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर लेफ्ट में रखना, लेफ्ट तो यही हुआ ना ग्राफ का, लेफ्ट में रखना और पेन चलाना शुरू करो, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ को आप सिर्फ ट्रेस करके बता सकते हो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये वाला लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें हमारी a की वैल्यू 1 से ज्यादा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। क्या यूज है अभी बताता हूं आपको। अभी जो मुझे इक्वेशन दी हुई है, जो मुझे इक्वेशन दी हुई है, ये सारा हमारा रेड से ही हो गया आज, है ना। चलो ब्लैक से ले लेते हैं फटाफट से। मुझे जो इक्वेशन दी हुई है, यहां पे दिया हुआ log 2 log 1/2 और log 3 x ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने log की एक ये डेफिनेशन भी बता रखी है आपको कि अगर ये a है ये b है और सामने मुझे x दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी a रेज़ टू पावर x। ये इक्वेशन है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये log उधर जाएगा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा, जो बेस है ना वो यहां पे बेस बन जाएगा, जो log का बेस है वो यहां बन जाएगा और ये उसके एक्सपोनेंशियल बन जाए, एक्सपोनेंट बन जाएगा उसका। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म आ गई। तो आपको ये बता रखा है मैंने कि लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये, है ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ऐसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसे। अब इनइक्वालिटी में भी ये कर सकते हो आप,
ये देखो यहां पे क्या है, अगर मान लो, देखना जरा ध्यान से, अगर ये log 2x इक्वल टू 0 होता तो मैं क्या करता, x को यहां रखता है 2 की पावर 0, ये 1 हो जाता, होता नहीं होता, ये 2 उधर चला जाता। कह रहा है अभी भी जो सबसे आउटर वाला log है ना, उससे ये काम करवाओ, ये उधर जा रहा है, ये उधर गया, log 1/2 अपनी जगह पे, log 3 बेस वाला अपनी जगह पे, और ये बेचारा उधर गया, तो ये क्या बन गया 2⁻0। अच्छा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर log तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन वाला है, इसलिए बता रहा था मैं आपको, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। यहां पे ये log जो ले रहा हूं मैं, ये बेस 2 वाला ले रहा हूं, बेस 2 वाला ले रहा हूं तो मतलब वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैं log को उधर भेज रहा हूं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है इनइक्वालिटी। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रहेगी बात है, ठीक है। अब ये तो हो गया 2⁻0 कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, चलो ये तो हो गया 1। अब इसकी बारी, ये 1/2 उधर जा रहा है, ये 1/2 उधर जा रहा है। अब 1/2 अगर उधर जाएगा तो ये 1/2 की पावर 1 हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, तो यहां पे इनइक्वालिटी अब रिवर्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 1, यहां पे बचा log 3x, ये देखो ना log उधर मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करा, सॉरी, तो ये हो गया 1/2 की पावर 1, 1/2 उधर बेस बना, ये उसका एक्सपोनेंट बन गया। अब एक चीज और कि ये जो log होता है ना, इसमें जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब ये log की वैल्यू 1 से कम तो हो गई, लेकिन 0 से हमेशा ज्यादा होगी। ये एड ऑन करना पड़ेगा जब आप ये वाला केस यूज करोगे, क्योंकि वैल्यू की एक रेंज है पर्टिकुलरली 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहां पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लेस देन की इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये जो log उधर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला log है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लेस देन बन जाएगी, लेस देन की ग्रेटर देन बन जाएगी। कब, जब डिक्रीजिंग फंक्शन की आप log यूज करोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन का यूज करोगे नो चेंज, इनइक्वालिटी सेम रहती है। और यहां पे एक रेंज लेनी पड़ेगी कि ये log की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, log की वैल्यू वो कह रहा है इससे कम है, अरे कितनी कम है, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी वो वैल्यू, log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना जब लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी। अच्छा, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, 1 से जितनी मर्जी बड़ी हो, हमें उसमें रेंज लेने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू जितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब लेस देन आया तो मुझे 0 पे इसको बांधना पड़ेगा। अब ये देखो log 3 ले रहा हूं मैं, लास्ट बचा, मुझे x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x। अब मैं इसको इधर भेजूं, देखना जरा ध्यान से, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 1/2, है ना, 3 उधर गया, बेस बना, 1/2 उसकी पावर बन गई। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाला log था, नो चेंज इन द इनइक्वालिटी, कह रहा है इस बार तो डबल इनइक्वालिटी है ना, तो इसको भी तो डील करोगे, तो क्या होगा, ये 3 इधर भी आएगा पावर 0, समझा, 3 इधर भी आया। अच्छा, कोई चेंज नहीं हुआ इनइक्वालिटी में, बार बार बोल रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन में नो चेंज, डिक्रीजिंग फंक्शन में रिवर्स द इनइक्वालिटी। तो आपको यहां पे क्या मिला, ये 1 हो गया, और ये क्या होगा √3। फाइनली x क्या है, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से √3, है ना। इंटरवल्स तो आपको अच्छे से आते होंगे, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम, ओपन इंटरवल है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी चल रही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है क्योंकि वो हाफ, 2 और 3 का ध्यान नहीं देते बेस का। मैंने बहुत प्रॉपरली आपको दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करके दिया है, तो गलत मत करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, अब लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिस्कशन खत्म, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, वो भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था, वो भी है हमारे सामने यहाँ पे। तो देखते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, अभी मैंने नहीं लिखा, पर वो आपको ना ऐसे बताएगा कि इट रिप्रेजेंट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं आपको याद दिला दूं, मैंने कहा जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा बता रहा हूं मैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था कि अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो वैल्यू विल बी 1, अगर वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, याद आया। तो इस बेसिस पे, अच्छा अगर 2 ही है, आप देखो ना, अगर यहां पे क्या बोल दिया उसने, वैल्यू 2 ही है, मतलब ये तो खुद ही इंटीजर है ना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 ही तो होगा, ये तो खुद ही इंटीजर है।
तो 2 की वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी, लेकिन -1.2 इज नॉट एन इंटीजर। तो -1.2 कौन से दो इंटीजर के बीच में है? -1.2 कौन से दो इंटीजर के बीच में? -2 और -1 के बीच में, तो वैल्यू क्या आएगी? -2। कम वाला इंटीजर लेते हैं। 3.4 कौन से इंटीजर के बीच में है? 3 और 4 के बीच में, तो वैल्यू क्या लोगे आप? +3। -2 एक इंटीजर है, सेम -2 आ गया। 3 एक इंटीजर है, 3 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका? आई थिंक ये 6 4 आ गया ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट सेम आ गया। ठीक है, इंटीजर है डायरेक्ट आ गया, लेकिन अगर डेसिमल में है तो आपको पता 3.4 कौन से इंटीजर के बीच में? 3 और 4 के बीच में, तो आप वैल्यू 3 ले लेते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इसमें तो आप टाइप ऑफ फंक्शन वाले लेक्चर को ना एक बार देखो ध्यान से, वो जितने आपको टाइप बताया उनको एक बार समझ के याद रखो। जब तक फंक्शंस की डेफिनेशन याद नहीं होगी तो अप्लाई कहां से करोगे आप? ठीक है, तो वो देखना एक बार आप। चलो, उसके बाद यहां पे देखो जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें ये एक रियल नंबर हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या बता रखा है मैंने आपको कि कभी भी आप x को देखते हो ना तो वो क्या होता है, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है और उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने 2.3 ले लिया, तो उसमें 2 तो इंटीग्रल पार्ट हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.3। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.3। अच्छा, अगर मान लो मैंने 5.9 ले लिया, इंटीग्रल पार्ट इज 5 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.9। अच्छा, अगर मैंने यहां पे 3 ले लिया तो इंटीग्रल पार्ट इज 3, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है? इट बिलोंग्स टू 0 से 1। 1 इंक्लूड कभी नहीं होता, 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 यहाँ पे आया तो 1 से कम ही होगी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा। इसका ग्राफ भी बताया था मैंने आपको। अभी की स्टेज पे देखूं तो सिर्फ ये डेफिनेशन यूज हो रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपको बहुत ही क्लियरली पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ये होता है क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेम नंबर x, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? x। क्या बचा? कुछ भी नहीं, डेफिनेशन थी ये तो, 2x - x इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव x इज इक्वल टू 0। खत्म, बहुत ही सिंपल था ये तो, सिर्फ डेफिनेशंस का खेल है यहाँ पे। हुआ क्लियर? समझ आ रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको? ये सब पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बोला था उस टाइम कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको लास्ट में कराऊंगा सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। दो और है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन, देखते हैं। fx दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +2 और कह रहा है पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज बताओ fx + f - x की। तो देखो मैं एक काम करता हूं, fx तो मुझे दिख ही रहा है, मैंने f - x निकाल लिया। f - x कैसे निकलेगा भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x +2। अब कंसिडर किया मैंने यहां पे, कंसिडर क्या किया कि fx प्लस f - x क्या देगा हमें? fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x +2। ठीक है, ये fx की वैल्यू हो गई। f - x की वैल्यू कितनी है? -x +2। चलो, अब इसमें ना यहां पे आके हम रुक गए, यहां पे हमें थोड़ी सी अब इंफॉर्मेशन चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे रोल प्ले होता है वो अब हमें समझना पड़ेगा। ये हिसाब किताब है, मुझे इसका आंसर अभी नहीं पता, फिर साइड में देखते हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कह रहा है x प्लस -x, इन दोनों के अगर अलग अलग इंटीग्रल पार्ट लो तो इनका सम क्या हो सकता है? कह रहा है आप एग्जांपल लेके देखो, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लो x की वैल्यू मैंने एक इंटीजर ले ली, एग्जांपल मान लो मैंने 4 ले ली, तो आप यहां पे क्या करने वाले हो? 4 प्लस -4। 4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 4 ही तो होगा। -4 का क्या होगा? -4 होगा। आंसर 0 आ गया। कोई और ले लो इंटीग्रल पार्ट, मान लो 11 ले लो, प्लस -11, तो 11 - 11 0 होगा। क्लियर? कह रहा है अगर x इंटीजर ना हो, इंटीजर ना हो तो डेसिमल में होगा कुछ। मान लो मैंने वैल्यू ले ली 2.3 प्लस माइनस में 2.3, यही तो है x का इंटीग्रल पार्ट, फिर उसी नंबर का माइनस का इंटीग्रल पार्ट। अब 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? इट विल बी 2 ओनली। 2.3 किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो वैल्यू तो 2 लोगे। -2.3 किसके बीच में? -3 और -2 के बीच में, तो यहां पे -3 आएगा, तो आंसर इज -1। अच्छा, ये तो चल एक एग्जांपल लिया, कोई और लेके देखते हैं, कोई और ले लेते हैं। मान लो आपने ले लिया 7.6, इंटीजर नहीं होना चाहिए ना, -7.6, तो 7.6 का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ?
7 और 8 के बीच में आ रहा है, आप 7 ले लोगे। -7.6 किसके बीच में आ रहा है, कौन से दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, -8 और -7, तो आप -8 लोगे। आंसर तो फिर से -1 आ रहा है। तो इससे हमें एक बात पता चल रही है, इससे हमें एक बात पता चल रही है कि भाई इसका आंसर, दो पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर एक बार तो 0 आ रहा है और एक बार -1 आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड व्हेन x डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो हो गया आपका रफ का काम। क्या कहते हो, आई बात समझ। इस पूरे का देखो ना, सम का आंसर एक बार तो 0 आ रहा है जब x आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा तो -1 आ रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हो गई, इसको मैं काम करता हूं नीचे लिख दूंगा। यहां पे दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हो गई, कह रहा है एक बार आंसर 4 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। इस पूरे सम का आंसर क्या आ रहा है, एक बार fx प्लस f माइनस एक्स का आंसर क्या आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3 आ रहा है जब x डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर। समझ आ गई बात, क्लियर। तो ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको एज अ रिजल्ट इसको याद रख सकते हो, एज अ रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो। x प्लस माइनस एक्स का इंटीग्रल पार्ट 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x प्लस माइनस एक्स इंटीग्रल पार्ट्स अगर मैं लूँ -1 होगा व्हेन x डू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी, क्लियर। चलो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पूछ तो वही रहा है कि देन फाइंड x। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये भी आपका इंटीग्रल मतलब GIF जो हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। फॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। वो दिक्कत क्या है, कह रहा है कि अगर इंटीग्रल पार्ट दो नंबर्स के सम का पूछ रहा है वो आपसे, और उसमें n आपका एक इंटीजर है, n आपका एक इंटीजर है, तो कह रहा है इंटीग्रल पार्ट x पे तो ऐसे रहेगा, n बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीजर है ना। इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, खुद ही व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज अगर मुझे समझ आई थोड़ी सी, तो इसके सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x सेम, 3 बाहर आ गया, क्लियर। इंटीग्रल पार्ट इधर आया माइनस में, x वाला इधर आया माइनस में, तो कितना बन गया ये 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट, यहां पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। कह रहा है x क्या हुआ, x क्या होगा वो तो बताया नहीं। तो अब एक बात सोचो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 कब आती है, जब x आपका 1 और 2 के बीच में होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी, जब तुम्हारा x 1 और 2 के बीच में होता है, तभी तो वैल्यू 1 आती है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 क्लोज्ड 2 ओपन इंटरवल। अच्छा, एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 कब आएगी, जब तुम्हारा x 4 और 5 के बीच में होगा। तो उस केस में x किसको बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, 4 क्लोज्ड 5 ओपन इंटरवल। आई बात समझ। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, आपका आंसर यहां पे आ चुका है, ठीक है। यहां पे आपका आंसर आ चुका है। मैंने एक एग्जांपल और दिया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 दी है तो इसका मतलब x किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में। कुछ भी हो सकता है, 4.1, 4.2, 4 खुद भी हो सकता है, 4.9, सब में आंसर तो 4 ही आता है ना। तो हमें एक x का एक डोमेन मिल गया हमें, ठीक है, समझ आया। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। उस लेक्चर में जब हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा था, सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन ली थी, ग्राफ लिया था, डोमेन, रेंज, ये सब पढ़ा था हमने, डेफिनेशन देखी थी। अभी हम प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो, अब लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और थोड़ा सा फ्रैक्शनल फंक्शन की हमने बात की थी। यहां पे अब क्या आ रहा है, आप लोगों ने ना फंक्शंस का एक लेक्चर देखा था जिसमें डोमेन, रेंज हमने निकाला था, एक एक फंक्शन का निकाला था। इसमें क्या है, देखो, दो फंक्शन का सम, दो फंक्शन का डिफरेंस, या मल्टीपल फंक्शंस का सम और डिफरेंस आ जाए तो डोमेन कैसे निकालते हैं। तो इसकी देखो एक ही टेक्निक होती है, एक ही टेक्निक होती है। कह रहा है डोमेन निकालो इस कंप्लीट फंक्शन का, कह रहा है इसका डोमेन निकालो D1, इसका डोमेन निकालो D2, जितने भी है उन सबका डोमेन निकाल लो। और आपको जो डोमेन निकालना है fx का, टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, डोमेन जो निकालना है fx का,
कह रहे वो डी क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, या अगर 3 है D1 D2 D3 उन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये डोमेन निकालने का तरीका होता है जब आपको मल्टीपल फंक्शन दिए हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो यहां पर D1 की बात करूं, D1 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है स्क्वायर रूट का फंक्शन है, हमने डोमेन के लिए क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है तो इट कैन नॉट बी जीरो। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे x माइनस 5 विल ओनली बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5 आ गया, है ना। तो एक डोमेन तो ये बन रही है आपकी, इसका डोमेन D1 क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। अच्छा D2 पे आ जाते हैं, D2 पे, D2 में न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई रूट नहीं है कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर पे बात करते हैं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, बताया था ना आपको, रैशनल एक्सप्रेशन जब आएगा तो उसमें डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन नॉट बी जीरो, तो इसका मतलब क्या है x प्लस 2 और x माइनस 2 कैन नॉट बी जीरो, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकती। अब अगर मैं बात करूं हमारे डोमेन की कंप्लीट फंक्शन की, तो वो कह रहा है D1 और D2 का इंटरसेक्शन। अब देखो D1 में वो क्या कह रहा है, D1 में वो कह रहा है कि वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, मान गए चलो। D2 में कह रहा है कि वैल्यू तुम्हारी 2 नहीं हो सकती, वैल्यू तुम्हारी -2 नहीं हो सकती, वैल्यू 2 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, चलो ठीक है। तो इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इसकी तो वैल्यू बोल दी ना कि ये लेनी है, इसमें कह रहे हैं नहीं लेनी, इधर से कुछ मिल तो रहा नहीं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है 5 से ज्यादा। बात समझ आई, बात समझ आई, 5 से ज्यादा हमारी वैल्यू दी हुई है, इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 और -2 नहीं लेना, कुछ लेने के लिए तो बोला ही नहीं ना यहाँ पे, बाकी सब तो वैल्यू आप ले सकते हो, मतलब सारा रियल नंबर ले सकते हो इसके अंदर, मतलब डोमेन आपका क्या आएगा, रियल नंबर, लेकिन -2 से 2 नहीं ले सकते, -2 और 2 नहीं ले सकते। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये कह रहा था आपका, ये कह रहा था 5 से ज्यादा, ठीक है, और ये कह रहा है D2 सब ले लो, -2 मत लेना और 2 मत लेना, कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ। तो आपका डोमेन क्या होगा, ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। समझ आ गई बात, तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको देखो, आप सोच के देखो क्या आएगा, डोमेन बनाओ, इसका बनाओ डोमेन फटाफट से, फिर वेरीफाई करते हैं। D1 है, D2 है, और फिर हम D ले लेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2, आया आंसर। इसमें क्या करोगे, स्क्वायर रूट है, इट विल बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो, तो हम इसमें ले लेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर ये हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो D1 क्या बन गया, कह रहा है 3 से, क्या बन गया, 3 से इंफिनिटी, इसमें 3 भी इंक्लूड हो जाएगा ना, इक्वालिटी ले सकते हैं, 0 हो सकता है इसमें क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में ही है। अच्छा, लॉग के बारे में अभी अभी बात की थी हमने कि लॉग का जो वो हम जिसका लॉग देखते हैं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो D2 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, D2 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो D2 उसमें हम बोल रहे हैं 5 माइनस एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब 5 इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, x इज लेस देन 5। तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, D2, ये बोल रहा है -इंफिनिटी से 5 के बीच में होगा, 5 से कम। अब अगर मैं D की बात करूं तो नंबर लाइन पे देख ले इसको, ये कह रहा है कि भाई 3 से ज्यादा होगा जिसमें 3 इंक्लूड हो रहा है, ये कह रहा है आपका, ये आपका कह रहा है 5 से कम होगा, ऐसे है ना, इसने बोला 5 से कम, 5 से कम जिसमें 5 इंक्लूड नहीं कर रहा, ये है इसमें ये इंक्लूड नहीं कर रहा 5, और ये कह रहा है 3 से ज्यादा, मतलब 3 को इंक्लूड करके ये सारा। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सिर्फ ये वाला पार्ट जिसमें 3 इंक्लूड हो रहा है, 5 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो D हमारा क्या है, नंबर लाइन पे देख लिया करो कॉमन क्या आ रहा है बस, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 क्लोज्ड 5 ओपन, 5 इंक्लूड नहीं हो रहा ना, 3 तो इंक्लूड हो रहा था, तो 3 से 5 के बीच में जिसमें 3 इंक्लूड होगा 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये कंबाइंड डोमेन निकाल दिया हमने, सम ऑफ टू फंक्शंस। क्लियर, यहां पे हमने रैशनल एक्सप्रेशन का डोमेन चेक कर लिया, यहां पे स्क्वायर रूट किया, वहां स्क्वायर रूट, फिर लॉग भी देख लिया। देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है डोमेन का, क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर रूट को देखा, साथ में मॉडुलस फंक्शन भी हमने कंबाइन कर दिया। जब मॉडुलस फंक्शन आता है तो उसमें फिर इनइक्वालिटी का भी अच्छा खासा रोल आ जाता है। तो देखते हैं, ये भी मैंने इसके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपको करवाए थे पहले,
देखते हैं चलो। अगर मैं इसकी बात करता हूं स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट के अंदर हमने पढ़ा है कि 4 माइनस जैसे मोड एक्स है और 7 माइनस मोड एक्स है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो, बट 7 माइनस मोड एक्स कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता ना, ये पूरा फ्रैक्शन ओवरऑल पॉजिटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है ना, पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इस पे अगर हम काम कर ले तो मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 7 नहीं हो सकती, ये मान गए चलो हम बात। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर फ्रैक्शन में इनइक्वालिटी दिख रही है आपको फ्रैक्शन में, तो पहले ये फ्रैक्शन को आप हटाओ। कैसे हटाओ? उधर नहीं भेजना। इसका मैंने आपको बोला था स्क्वायर लेके ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो बचेगा क्या आपके पास? क्या बचेगा? 7 माइनस में मोड एक्स और 4 माइनस में मोड एक्स, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या किया, 7 माइनस मोड एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब स्क्वायर से करा तो एक वैल्यू से एक कट गया, एक वैल्यू ऊपर आ गई। इधर स्क्वायर वाली वैल्यू से जीरो को मल्टीप्लाई करा, जीरो तो रहेगा। अच्छा स्क्वायर से क्यों करा? क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो वेरिएबल होता है ना उसको कोफिशिएंट पॉजिटिव लेने की ट्राई करनी चाहिए। मैंने यहां से क्या करा, इधर से माइनस कॉमन लिया, इधर से माइनस कॉमन लिया, माइनस और माइनस दोनों कॉमन आके क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये आ गया मोड एक्स माइनस में 7 का ब्रैकेट, मोड एक्स माइनस में 4 का ब्रैकेट, ठीक है। दोनों के माइनस कॉमन लिया, प्लस हो गया, इनइक्वालिटी पे इसलिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एज अ दो फैक्टर तो मुझे पहले ही दिख रहे हैं, तो इनइक्वालिटी की बात जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे जिन पे ये जीरो बन रहे होते हैं वो वैल्यू ले लेते हैं। एक बार 4 ले सकते हैं, एक बार 7 ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो नंबर लाइन बनाई है मैंने किसकी बनाई है, मोड एक्स की बनाई है बच्चों, सिर्फ एक्स की नहीं है, ये मोड एक्स की है। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है, आउटसाइड द इंटरवल, और जिसमें ये पॉइंट इंक्लूड इस बार हो सकते हैं क्योंकि इक्वल टू भी है। तो एक एक करके बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी बात कैसे करेंगे, कह रहा है जो मोड एक्स है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। हमारे पास पहली जो केस आ रहा है उसने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू, मोड एक्स की वैल्यू आउटसाइड द इंटरवल होगी, 4 से कम 7 से ज्यादा, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 एंड इंक्लूडिंग 7 अभी के लिए। तो यहां पे इस इनइक्वालिटी को याद है मैंने कैसे सिखाया था आपको, क्या दिखाया था कि मोड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू ए होती है तो हम माइनस ए से ए के बीच में ले लेते हैं वैल्यू, ये भी सिखाया था आपको। तो इस पॉइंट को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू -4 और 4 के बीच में है ना, एक केस ये आ गया। दूसरा केस और वाला केस है ना, या तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होगा या फिर मोड एक्स की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा होगी। अच्छा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए में क्या सिखा रखा है आपको, बोला था कि एक्स की वैल्यू -a से कम और एक्स की वैल्यू a से ज्यादा, ठीक है, a से ज्यादा। तो इस केस में क्या आएगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -7 और x की वैल्यू 7 से ज्यादा। लेकिन यहां पे हमने पहले ही बात कर ली थी कि x की वैल्यू 7 और -7 नहीं हो सकती, ठीक है, बट x इज नॉट इक्वल टू +-7, तो यहां पे क्या आएगा, x की वैल्यू लेस देन 7 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इन सबका कॉम्बिनेशन हम लेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, मैं इस बार डोमेन कॉमन क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि भाई दो सम थोड़ी है फंक्शन के, डिफरेंस थोड़ी है दो फंक्शन का। ये एक मेरे पे सिंगल फंक्शन था जिसमें जब ये हम आउटसाइड द इंटरवल बोलते हैं तो ये वाला इंटरवल यूनियन ये वाला इंटरवल, तो इसका तो देखो डायरेक्टली मिल रहा है -4 से 4 वाला इनइक्वालिटी, इसकी भी दो वैल्यूज मिल रही है मुझे, इसकी भी दो वैल्यूज मिल रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से 4 यूनियन आपके पास क्या आएगा, -∞ से -7, ठीक है। ये इसको एक काम करें, नंबर लाइन पर देख लेते हैं एक बार, नंबर लाइन पर देखते हैं, -∞ यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया -7, ये हो गया -4 और ये हो गया 4, ये हो गया 7। इसने बोला है कि ये वैल्यू लेनी है जिसमें ये इंक्लूड हो रहा है, अच्छा ये इंक्लूड नहीं हो रहे, इसने बोला -7 से कम लोगे, इसमें बोलेगा 7 से ज़्यादा लोगे, देख लो। तो अब लिखने का भी तरीका मिल गया ना आपको, नंबर लाइन पे सबको हमने लिख दिया। तो अब कह रहा है x बिलोंग्स टू,
माइनस इन्फिनिटी से -7, यूनियन डिसजॉइंट है क्योंकि -4 से 4 क्लोज्ड इंटरवल, यहां पे ये ओपन था, यूनियन ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी। ये एक बहुत ही बढ़िया सा डोमेन आपके सामने है। मॉड्यूलस फंक्शन का इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे मैंने बॉक्स बना के रेक्टेंगल बना के हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। बाकी ये जो फ्रैक्शन को हटाने का तरीका बताया कि उसी नंबर का स्क्वायर लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, है ना। पढ़ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं पहले भी लेक्चर में। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीजें बिल्कुल आपकी कमांड में आ जाएगी और आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे आप, ठीक है। अब डोमेन के बाद रेंज आ गया, थोड़े कुछ क्वेश्चन हम अच्छे रेंज के कर लेते हैं। अब ना इतना बड़ा नंबर देख के वैसे ही मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, और 2020 ये तो वैसे ही खराब नंबर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कोई एक सिंगल नंबर से डिनोट करके ना इक्वेशन थोड़ी सी इजी कर लेते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना देखो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव वर्किंग में तो आने नहीं, एमसीक्यूज है आपके लिए, ऐसे कॉम्पिटिटिव पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो आपको सॉल्व करना है, तो अपनी सॉल्विंग इजी करने के लिए फटाफट से आपको तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपको किसी को लिख के भी नहीं दिखाना, आप इसको ए ले लो 2020 को। अब मेरी जो इक्वेशन है वो आपको कैसी दिखेगी, a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर, अच्छा याद है fx को हम क्या लेते थे, y लेते थे, तो मैंने इसको y ले लिया और यहां पे ये a आ गया। कितना सिंपल लग रहा है। अब a रेज टू पावर x को इधर रखा, a माइनस a रेज टू पावर y बना दिया। फिर आज ही तो बात की है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको याद है एक्सपोनेंशियल को जब मैं लॉग में करूंगा कन्वर्ट, तो ये a क्या होगा, ये बेस बन जाएगा a माइनस a रेज टू पावर y, और ये x बेचारा नीचे गिर गया। ये पढ़ा तो था लेक्चर की स्टार्टिंग में, a इधर आएगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगी पावर, है ना, ये जो चीज है ये उसकी पावर बन जाएगी। अभी हमने रिवर्स लगा दिया, क्योंकि अब क्यों लगाया, क्योंकि ना इसमें हम लॉग के बारे में जानते हैं। लॉग का जो हम जिसका लॉग देखते हैं हम उसको जानते हैं कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, पढ़ा था ना। लॉग ए एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे क्या आया, a माइनस a रेज टू पावर y ग्रेटर देन 0 होगी बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब इसको देखे आगे, a माइनस a रेज टू पावर y, a इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर y आ गया। अच्छा a एक पॉजिटिव नंबर है, 2020 पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मैंने ऐसे नॉर्मली उधर भेज दिया। अच्छा उसके बाद अब जरा मैं लेकर आऊं इसको, या एक काम करते हैं, इसको लास्टली इसको क्या करे, लॉग में कन्वर्ट करे। ये a जब इधर आएगा तो ये इसका बेस बन जाएगा और ये a ये y इधर आ गया। अच्छा इनइक्वालिटी सेम रहेगी नहीं रहेगी, a क्या है आपका पॉजिटिव नंबर, a क्या पॉजिटिव नंबर 2020, तो उस केस में पॉजिटिव लॉगरिथमिक के लिए आपको मैंने बताया था 2 लॉग थे आपके पास, है ना। जब आपका a ग्रेटर देन 1 वाला ले रहे हो तो उस केस में क्या था, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था, इनइक्वालिटी सेम रहती है। लेकिन अगर a तुम्हारा 0 और 1 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज कर देना, यहां पे सेम ही रहेगी। अब log a ऑफ a क्या आएगा, 1 ही तो होता है, तो देयरफॉर क्या आ गया, y लेस देन 1, y मतलब fx लेस देन 1। रेंज पूछी थी, मतलब वैल्यूज ऑफ y पूछ रहा था, तो रेंज क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में ओपन इंटरवल, ये रेंज आएगी। तो देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करते करते जो हम चीजें सीख चुके हैं, अगर उन्हें अप्लाई करा, आपके सामने बहुत ही एक इजी सॉल्यूशन बन के आ गया, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ा, ये सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन अब मैंने क्या किया, आपका रिलेशन एंड फंक्शन में ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, उसको थोड़ा सा हमने और एक्सटेंसिव बना दिया। कैसे बनाया देखते हैं जरा। जी एक आपको रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है या फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे लीनियर फंक्शन बना रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, जिसमें पी और क्यू मुझे नहीं पता, बता दिया पी और क्यू बस रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अच्छा वो जी एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जी दिया हुआ है ना, और वहां पे वो फंक्शन दिया हुआ है, तो मतलब जो वैल्यूज मैं पुट करूंगा इसमें ये सेटिस्फाई करनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन को। फाइनली मेरे से ए और बी पूछा है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपको जी एक्स क्या दिया हुआ है,
जी एक्स आपको दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा एफ एक्स हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, है तो वाई। फंक्शन का ऑपरेटर यूज करने के बाद आउटपुट मिल रहा है मुझे, तो आउटपुट को तो हम वाई बोलते हैं, तो इसको मैंने वाई ले लिया, पी एक्स प्लस क्यू। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि भाई जी फंक्शन के अंदर ये सारे पेयर आ रहे हैं, तो अगर मैं फोर बात करूं, पहला पेयर 2,4, इसमें x2 है y4 है, जो इस g वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि g एज अ फंक्शन यहां दिया हुआ है और ऑर्डर्ड पेयर इसके यहां दिया हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने y की जगह 4 ले लिया, x की जगह 2 रखा, तो 2p प्लस क्यू इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा दूसरा एक और पेयर है मेरे पास जिसकी प्रॉपर वैल्यू दी है -1 -5, तो यहां पर y की जगह -5 रखा और x की जगह -1 रख दिया, तो -p प्लस क्यू हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या हम? लो सॉल्व कर दो, ये आपका हो गया प्लस प्लस माइनस, q और q कैंसिल हो गया, ये 4 + 5 9 हो गया, ये आपका 3p आ गया, तो p की वैल्यू आपको मिल गई 9/3 = 3। जब p मिल गई q निकाल लो, तो मैंने सेकंड इक्वेशन उठाई इजी वाली, -5 = -p प्लस क्यू। समझ आ रहा है ना, p मिल गया, q निकाल रहे हैं अब हम, तो यहाँ पे -5 = -3 + p है ना, p की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रख दी, तो -3 इधर आ गया, तो सॉरी ये q है आपके पास, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2 आ गई, q की वैल्यू -2 आ गई। तो इस बेसिस पे जो gx था वो क्या था, वो तो px प्लस q था। अच्छा p आपने कितना निकाला, p आपके पास आ गया था 3x, q कितना आ गया, -2 आ गया। अच्छा gx को फिर से हमने y से डिनोट कर दिया, ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन आ गया gx। अब इसमें कह रहा है a और b की वैल्यू बताओ, तो दो पेयर को यूज करके मैंने p और q निकाल लिया है ना। अब a और b निकालना है, तो हम बोलेंगे इसी के अंदर फॉर थर्ड पेयर 2,a, तो अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू a रखे इसमें, y = 3x - 2 क्या बन जाएगा, y की वैल्यू a और x की वैल्यू 2, ये तो चलो सॉल्व होके 4 आ भी गया, a तो मिल गया। लास्टली फॉर a, b, y = 3x - 2 क्या बन जाएगा, आप बोलोगे y की वैल्यू b और ये हो गया 3a - 2, तो a तो आपको मिल चुका है 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 12 - 2 कितनी आ गई, ये लो ढंग से लिख दिया, 12 - 2 10 आ गई वैल्यू, तो b की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, a और b पूछा। अच्छा हमसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वो सिर्फ इतना फंक्शन निकलवाया हमसे, हमने क्या किया, दो पेयर और थोड़े से चेंज कर दिया उसमें और आगे थोड़ा काम कर लिया, है ना। क्वेश्चन तो इजी है, अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन दिया है, यहाँ पे उसी फंक्शन का सिंबल लेके ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, दैट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन को सेटिस्फाई करके हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखते हैं आगे और क्या वैरायटी है हमारे पास। ये हमारा लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन निकला है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का, है ना। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था कि फंक्शन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स में, लेकिन यहां पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, ऑपरेशन है वेरिएबल्स का x + y x - y। तो मैंने आपको कहा था यहां पे वैल्यू पूछ रहा है सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में, f(x, y) f(y, x), तो इसको मैंने कहा था आपको कि आप सिंगल वेरिएबल लेट कर लो अदर देन गिवन वेरिएबल। तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट a = x + y एंड b = x - y। बहुत ही सिंपल तरीके से दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, आपका y और y कैंसिल हो गया, a + b = 2x आ गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, a + b/2 आ गई। लो x तो मिल गया, फिर कंसिडर करो कोई एक इक्वेशन y निकाल लो, कंसिडर x + y = a, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई a - x, तो x आपने निकाला है a + b/2, तो y विदाउट एनी डाउट a - b/2 आ चुका है। ठीक है, x ये मिल गया, x और y मिला। अब गिवन इक्वेशन को उठाओ, ठीक है। हमारे पास क्या है, लिख ही लेते हैं, वी हैव फंक्शन x + y एंड x - y का क्या दिया हुआ है, x × y। x + y को मैं a ले चुका हूं, x - y को मैं b ले चुका हूं,
इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, और x कैलकुलेट किया तो है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, a प्लस b बाय 2, y कैलकुलेट कर तो लिया a माइनस b बाय 2। तो फंक्शन a कोमा b की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे को क्या मिल रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। लास्ट फाइनल रिप्लेसमेंट क्या बोला था, जो रिप्लेसमेंट करी होती है वो भूल जाओ, आपको एफ एक्स कोमा वाई चाहिए, तो a को x से रिप्लेस कर दो, b को y से रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन x कोमा वाई आपको क्या मिल गया, अरे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। और फिर सिमिलरली एक और रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा हूं मैं, अरे मुझे एफ वाई कोमा एक्स भी चाहिए, तो कह रहा अगर x को तुमने y कर दिया, y को तुमने x कर दिया, तो इधर भी तो करोगे। सिमिलरली रिप्लेस ऐसे लिख दो, तो छोड़ो ना, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, समझने की तो बात है कि अगर मैं x को अब y बना दूं और y को मैं x बना दूं, तो एफ वाई कोमा एक्स क्या होगा, यहां पे भी x को मैंने y बना दिया और y को x बना दिया। लो अब एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू आ गई, एफ वाई कोमा एक्स की वैल्यू आ गई, कह रहा भाई इनका अरिथमेटिक मीन बता दो। अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों का, अरिथमेटिक मीन याद है भाई, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एफ एक्स कोमा वाई प्लस एफ वाई कोमा एक्स डिवाइडेड बाय 2। एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये है, एफ वाई कोमा एक्स की वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, आंसर दिखना शुरू हो गया, डिवाइड बाय 2। क्या आ रहा आंसर, इतनी मेहनत करी आपने, क्या मिला, 0, आंसर 0 मिला, है ना, आंसर 0 मिला, 0 बाय 8, आंसर इज 0। आई बात समझ, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए, है ना, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने। ये भी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का है, ठीक है, पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपने लेक्चर नंबर 5 सुना है तो करे, ठीक है। ये सारे चैलेंजर्स क्वेश्चन की लिस्ट में हैं, आप कोई भी मॉड्यूल उठाओगे ना, किसी का भी पैकेज उठाओगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे पीछे कहीं ना कहीं, हर रेफरेंस बुक में होते हैं, ठीक है। पर वही है कि जो हमने पढ़ा है एक सीक्वेंस में, उन सब की कंपाइलेशन आपको इस लेक्चर में दिख रही है। करते हैं, चलो टाइम ना खराब करते हुए, मुझे g एट 0 एंड g एट 1 की वैल्यू दे दी और g एट 5 की वैल्यू पूछ ली, लिंक ही नहीं बन रहा, 0 1 और 5 को कोई लिंक थोड़ी है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी हमें एक उम्मीद दिखी कि यहां पे x प्लस 2 है, यहां x है, यहां x प्लस 1 है, सीक्वेंस में दिया हुआ एटलीस्ट कुछ, तो हमने जो गिवन है उसको कंसिडर किया अपने पास, 2gx माइनस gx प्लस 1। अब बच्चों देखो, मुझे g एट 0 g एट 1 की वैल्यू दी हुई है, अगर यहाँ पे x को 0 रखूं तो यहाँ पे g एट 0 और g एट 1 की वैल्यू यूज करने का मौका मिल जाएगा। कह रहा भाई पुट कर दो x इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 लिया, इन इक्वेशन 1 तो g 0 प्लस 2 ट्वाइस g0 माइनस g1, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, g0 की वैल्यू 2 दी हुई है, g1 की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। g एट 0 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये माइनस 3 1 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि भाई g एट 2 की वैल्यू मिल गई ना आपको, ये मतलब देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, g एट 2 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब कहता है पुट करो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया ना, अब 1 पुट कर दो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही देखो जरा, यहां पे g एट 1 प्लस 2 ट्वाइस g एट 1 माइनस g 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा g एट 3 ट्वाइस g एट 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, और g एट 2 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, 1, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। g एट 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। बस इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आप g एट 5 तक पहुंच जाओ, पहुंच सकते हो बड़े आराम से। पुट x इज इक्वल टू, अब 2 की बारी आ गई, इन इक्वेशन 1
करने की कोशिश करें डायरेक्टली, g एट यहां पे 2 रखा तो g एट 4 बन गया, है ना, g एट 4 बन गया। थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देते हैं, ट्वाइस g एट 2 माइनस g एट यहां पे 2 रखा तो 3 बन गया ये, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यूज करूं, इनकी वैल्यू को यूज करूंगा तो ट्वाइस g एट 2 की वैल्यू ढूंढो, 1 है आपके पास, है ना, और g एट 3 की वैल्यू अभी अभी क्या निकाली आपने, 5, g एट 3 की वैल्यू 5 है, तो 2 माइनस 5, g एट 4 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 3 आ गई। कैलकुलेशन देख लेना एक बार प्लीज। लास्टली पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 3 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। 3 पुट किया तो g एट 5, मतलब ये देखो, ये आपको ना एक्सपीरियंस से पता चलता है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे। हमने रिप्लेसमेंट के लेक्चर नंबर 5 में कितने क्वेश्चंस किए थे, पर यहां पे क्या हुआ, वैल्यूज का पैटर्न लेना पड़ गया, तो ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। g एट 5 ट्वाइस g एट 3 और माइनस g एट 4, तो g एट 3 की वैल्यू, g एट 3 की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है बच्चों, और g एट 4 की वैल्यू आपके पास माइनस में 3 है, तो ये 13 आ रहा फाइनल आंसर g एट 5 का, ठीक है, g एट 5 का 13 आ रहा आंसर। तो ये टाइप भी हो गया क्लियर आपको, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का था, प्रैक्टिस करो, सब क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे। ये जो अब हमने लिया क्वेश्चन, ये एडवांस का आपका प्रीवियस ईयर का, ठीक है। आप जब उठाओगे प्रीवियस ईयर के लिए कोई बुक, तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा, आपको 2 इक्वेशन दे दी और कह रहा है कि उनका सॉल्यूशन है x नोट और y नोट, आप x नोट की वैल्यू बताओ, 2 इक्वेशन दी हुई है। देखो लॉग तो दिख ही रहा है ना, लॉग तो दिख ही रहा है। अच्छा, वो लॉग पावर में है, इक्वेशन तभी सॉल्व कर पाओगे जब इनको ना आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाओ, तभी कुछ हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे ना। अब ये पावर में अगर पड़ा रहेगा तो ना तो मैं x निकाल पाऊंगा ना मैं y निकाल पाऊंगा। तो पावर से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना इक्वेशन जब दी हो लॉग लगा सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात कर रहा हूं पहले, फर्स्ट इक्वेशन के बजाय पहले करते हो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन उठाते हो, इजी है। सेकंड इक्वेशन ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को उठाया मैंने, 3 रेज टू पावर ln x, ln x होता है नेचुरल लॉग, है ना, 2 ln y। मैंने दोनों तरफ क्या करा, ln अप्लाई कर दिया, सिर्फ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। 3 रेज टू पावर ln x, है ना, ये ऐसे हम कर सकते हैं। मैंने लॉग अप्लाई करा दोनों तरफ, ऐसे दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, 12th में आप बहुत करोगे, ठीक है। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके सॉल्व। लॉग में अगर कुछ पावर होती है आगे आ जाती है, ln x आगे आ गया, इनटू में ln 3 रह गया, ln y आगे आ गया, इनटू में ln 2 रह गया। इक्वेशन नंबर a बना दी मैंने इसको, कुछ होना तो नहीं है पर सिंप्लीफाई तो हुआ कम से कम। आगे देखते हैं, अब मैंने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया। इक्वेशन 1 मेरे पास है 2x रेज टू पावर ln 2 नेचुरल लॉग 3y रेज टू पावर ln 3। चलो लॉग अप्लाई करा, लॉग अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 2x की पावर ln 2, यहाँ पे ln अप्लाई करा 3y की पावर ln 3। आ रहा है समझ, पावर आगे आ जाती है, ln 2 आगे आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, ln 2x, ठीक है, ln 2x। इसमें ln 3 आगे आ गया, अंदर क्या बचा, ln 3y। अच्छा, फिर आपने एक चीज पढ़ी है कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, वो यूज करते हैं यहाँ पे। ln 2 बाहर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो अभी, ln 2 आपके पास बाहर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। ln 2 बाहर है, इसमें ln 2x का क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x, ऐसे इक्वल टू ln 3 पड़ा हुआ, पड़ा रहने दो, ठीक है, ln 3 पड़ा रहने दो, और ln 3y का क्या होगा, ln 3 प्लस ln y। आ रहा है समझ, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हो गया। पावर्स के साथ तो आप डील कर ही नहीं सकते थे, कैसे सिंप्लीफाई करते। अब ब्रैकेट खोलो, ये हो गया ln 2 का होल स्क्वायर, है ना, ln 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ गया ln x के साथ ln 2। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर क्या हुआ, ये बन गया ln 3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया ln y के साथ ln 3। क्लियर। अब देखो ln x और ln y के अंदर हम एक रिलेशन की बात पहले भी कर ही चुके हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो मैं ln x की वैल्यू निकाल लूं,
यहां से मैं ln x के लिए निकालू तो ln 3 नीचे जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1a मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ ln 2 का स्क्वायर अपनी जगह पे, ln x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं ln y इंटू में ln 2 अपॉन में ln 3 और साथ में ln 2 तो पहले से पड़ा ही हुआ है, ये ln 2 तो पड़ा हुआ है। यहां पे मैंने क्या करा ln x की वैल्यू निकाल ली, यहां पर आगे ln 3 का स्क्वायर, जगह कम ना पड़ जाए मुझे लग रहा है, देखते हैं चलो ठीक है। यहां पे मैंने बता दिया वैल्यू कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन a, समझ आ रहा है। अब ln y वाली दो टर्म्स को ना मैं एक तरफ लेके आ रहा हूं, दो टर्म्स को मैं एक तरफ लेके आ रहा हूं और विदाउट ln y वालों को एक तरफ लेके जा रहा हूं मैं। तो देखो ln y, ये ln y है, ये क्या हो गया ln 2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में ln 3 तो पड़ा ही हुआ है, माइनस में ln y और ln 3 इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया। इधर क्या करा हमने ln 3 का स्क्वायर माइनस में ln 2 का स्क्वायर, ये एक तरफ चले गए, ln 2 का स्क्वायर उधर चला गया, समझ आ रहा है, ln 2 का स्क्वायर उधर चला गया, इसको इधर बुला लिया हमने। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ln y ln 2 का स्क्वायर माइनस ln y और ये हो गया ln 3 का स्क्वायर, ऐसे अपॉन में ln 3 तो चल ही रहा है, लो एलसीएम ले लिया। यहां पे क्या है ln 3 का स्क्वायर माइनस में ln 2 का स्क्वायर। अब एक मिनट रुको, मैं ट्राई करता हूं कि अगर हमारे पास पेज ऐड हो जाए, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, पेज जनरेट किया हमने, ln y यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है, पीछे मैं लिख रहा हूं इस एक्सप्रेशन को, ln y मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं और ln y मैंने यहां से कॉमन लिया। यहां पे मुझे जो दिख रहा है ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, पीछे वाला पेज आप वेरीफाई कर सकते हो, ln 3 अपॉन में है, इधर जो था वो था ln 3 का स्क्वायर माइनस में ln 2 का स्क्वायर, ठीक है, इधर अपॉन में तो कुछ भी नहीं था। चलो अब इन दोनों में अगर देखो तो माइनस का फर्क आ रहा है, बस सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, मैंने वहां से माइनस कॉमन ले लिया, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ln 2 का स्क्वायर आगे आ गया, ln 3 का स्क्वायर पीछे चला गया माइनस में, और ये ln 3 भी उठ के इधर आ गया। भाई ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म तो हमने कैंसिल कर दी, तो बचा क्या ln y इज इक्वल टू माइनस में ln 3 आ गया। ये एक बहुत बड़ी मेजर चीज हमारे हाथ लगी। अब इक्वेशन ए क्या था, मुझे x निकालना है, एक्चुअली y नहीं निकालना, x निकालना, y निकालना होता मैं रुक जाता। हमारे पास है ln x के साथ ln 3 है और ln y के साथ ln 2 है, ये है ना, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ln y के साथ ln 2 है, डन। ln y के लिए आप निकाल चुके हो, या ln y के लिए आप निकाल चुके हो माइनस में ln 3, ये यूज हो गई, ln y के लिए माइनस ln 3 से ln 3 कंपेयर करके हटा दिया, ln x कितना आ गया नेचुरल लॉग, ln x मतलब नेचुरल लॉग माइनस ln 2। हमने एक चीज पढ़ी हुई है इसमें, क्या पढ़ी हुई है कि जो नेगेटिव आगे लिखा हुआ है, ये है तो एक्चुअली -1 ना, ये पावर में जा सकता है, क्योंकि पावर जब आगे आ सकती है तो लॉ रिवर्स में भी तो वैलिड है। लॉग से लॉग कंपेयर किया, x की वैल्यू आ गई 2 की पावर -1, मतलब x की वैल्यू 1/2, ये ही तो आपका x नोट है, सॉल्यूशन है भाई इक्वेशन का, वही से तो निकाला है। अच्छा y जो मिला, अगर आप y निकालना चाहो y भी निकाल सकते हो इसमें, y कैसे निकालोगे, ln y आपके पास कितना था, आपके पास था माइनस ln 3, तो y की वैल्यू ln y ये हो जाएगा ln 3 की पावर -1, कंपेयर किया y की वैल्यू 3 की पावर -1 आ गई, मतलब y इज इक्वल टू 1/3, ये ही y नोट है। तो अगर कंप्लीट सॉल्यूशन बोलता तो मेरे पास क्या है 1/2, 1/3, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया x नोट, y नोट का। बाकी उसने मेरे से सिर्फ x नोट पूछा था, हमने दोनों देख लिए। आया समझ, ये एडवांस में आया था, बस क्या हुआ एडवांस में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हमें सॉल्व करने में, अभी मैं समझा रहा हूं तो आपका बहुत टाइम लिया, खुद सॉल्व करोगे तो आप रफ में सॉल्व कर रहे हो किसी पेपर पे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये, है ना, क्योंकि सारे स्टेप्स करके थोड़ी देखोगे आप,
जो हो रहा है जल्दी जल्दी वो स्किप करते जाओगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी आपका एक तरह से रिप्लेसमेंट का है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो आप। एफ एक्स दे दिया एक बड़े नंबर की पावर, है ना, 2008 पावर x 2008 पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, वहां पे जी एक्स में क्या हुआ, सिर्फ माइनस बीच में आ गया, इतना सा डिफरेंस है। और प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई प्लस जी एक्स डॉट जी वाई। ठीक है, जी एक्स डॉट जी वाई। मैं एक सेकंड देखो, इसमें मुझे लग रहा है कि जी एक्स के साथ एफ एक्स ना हो, एक सेकंड, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, फिर मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी, वो 2020 वाला जो क्वेश्चन था ना, 2020, बार बार इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय मैंने उसे ए ले लिया था, वही काम हम यहाँ पे करेंगे, है ना। हैबिट बनाओ टाइम, और वही है कि जगह बचाने की। ए ले लिया मैंने 2008, तो अब मेरे पास एफ एक्स बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है, ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2, और जी एक्स भी मुझे एक साफ सुथरा दिख रहा है, ए रेस टू पावर एक्स माइनस में ए रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सिर्फ एफ एक्स प्लस वाई की, सिर्फ एफ एक्स प्लस वाई की, तो वो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इसकी एलएचएस की बात कर रहा हूं अभी, एलएचएस की बात, तो यहां पे एक्स है, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, यहां एक्स प्लस वाई करूंगा तो इधर भी एक्स प्लस वाई आएगा, मतलब ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस में एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। मतलब मेरा जो एलएचएस है ना, अल्टीमेटली ऐसे आएगा, एलएचएस कैसा आएगा, 2008 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2008 की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो ना कितनी बार आप 2008 लिख के टाइम खराब करोगे। आपने ए ले लिया तो जल्दी जल्दी होगा, एलएचएस निकाल लिया, आरएचएस। अच्छा, आरएचएस में क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रूविंग में दिया, आपको तो ऑप्शंस देगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे, हिट एंड ट्रायल। पहला ऑप्शन उठाया, फटाफट देखा कि भाई इससे कौन सा मैच हो रहा है, पहला गलत, दूसरे पे गए, दूसरा गलत, तीसरे पे गए, किस्मत बहुत ही खराब है तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है, अच्छी है तो पहले भी मैच हो जाएगा, है ना। तो वही बात है कि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे जब ऑप्शंस में आएगा। अब मेरे पास अगर आरएचएस है तो मैं तो अभी आपको वेरीफाई करके दे रहा हूं, एक ही ऑप्शन से एफ एक्स डॉट एफ वाई और जी एक्स डॉट जी वाई। अगर मुझे ये निकालना है ना बच्चों, तो उसमें पता है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक वर्किंग और करके दिखा देता हूं कि इसका अगर मैं एफ वाई निकालूं, अरे तो क्या होगा, ए रेस टू पावर वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन में 2, और जी एट वाई क्या होगा, ए रेस टू पावर वाई माइनस ए रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन में 2। बस इतना सही तो है, सिर्फ क्या किया, वेरिएबल हमने रिप्लेस कर दिए, ये तो हम सीख चुके हैं, अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके लिए हम। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, वाई वाला कितना था, ए रेस टू पावर वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन में 2, जी एक्स क्या था, ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, और जी वाई क्या होगा, ए रेस टू पावर वाई, ए रेस टू पावर वाई माइनस में ए रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन में 2, है ना। बस ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, मतलब बच्चा भी कर लेगा सॉल्व, तो 11th क्लास वाले बच्चे के लिए तो बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को डील करना है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1/4 पूरा बाहर ले आया मैं, ठीक है। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने शुरू किए हमने, ए एक्स को ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो भाई कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को कि ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। इसको इससे करा तो क्या मिल गया, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको इससे किया ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, इसको इसके साथ किया तो ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा, 1/4 बाहर जा चुका है, 4 और 4 बाहर जा चुका है, ये एक ही लाइन में चल रहा है। फिर ये बन गया ए की पावर एक्स प्लस वाई, ये बन गया ए रेस टू पावर माइनस में, है ना। यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में माइनस आएगा और पावर तो एक्स माइनस वाई बन गई। फिर माइनस में ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, अच्छा प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। दो टर्म्स कैंसिल हो गई मेजर वाली, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। अच्छा, कैंसिल करना होता नहीं है, बस आपको पता है, सिर्फ समझने का एक तरीका है। 1/4 ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई ट्वाइस ए की पावर एक्स प्लस वाई, ये भी प्लस में दिख रही है आपको, ट्वाइस ए, माइनस भी यहां पे कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन लिया, 4 और 2 कैंसिल हो गए, ए रेस टू पावर एक्स प्लस वाई और ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई। आप चेक कर लो बच्चों, आप यहां पे चेक कर लो, ठीक है। ये आपका
RHS जो मैंने निकाला, LHS भी यही आ रहा था, LHS भी यही आ रहा था, ये देख लो। अब बस क्या करा हमने लास्ट में, मतलब आपके दिल की तसल्ली के लिए, हमने इसको जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में रख दिया। लो बस कहानी खत्म। तो रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। इन लेक्चर्स का जो आपका सीक्वेंस है इनको आप फॉलो करो, समझो एक बार। आप कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चंस करने के लिए आप एबल होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम जो सीक्वेंस में ही चैप्टर्स को बढ़ाएंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अब, ठीक है। थैंक यू।